आपको क्वेश्चन वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके सामने दो पेट्रोल और केरोसिन को आपस में घोल दिया गया है, दो लिक्विड को आपस में घोल दिया गया, ये दोनों जो है वो घुल गए हैं एक दूसरे में पूरी तरह से, है ना। अगर घुल गए हैं और इन दोनों के क्वथनांक जो है वो अलग अलग है, एक जो पेट्रोल है वो यदि 95 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है यदि, तो जो केरोसिन है वो कितने पे उबल रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है ना। दोनों के क्वथनांक अलग अलग हैं, ये दोनों क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है इसके, बीपी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बीपी है इसके। तो बीपी जब इतने अलग अलग हैं तो आपको किसी को पता है कि कौन सी विधि का उपयोग करेंगे हम। आपको अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, किस विधि का यूज करेंगे, हैंड राइज करो किसी को पता है यदि, तो गलत ही आंसर दो लेकिन दो। कशिश, हाँ कशिश ने सबसे पहले हैंड राइज किया है। हाँ हाँ कशिश बोलो, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। भैया प्रभासीकरण। प्रभाजीकरण दो अलग अलग विधि के, चलो आपके सामने मैं नाम ला रहा हूँ उसके बाद आपको शायद समझ में आएगा। दो विधियों को आपने एक बना दिया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आपके सामने ये है, ये आपके सामने विधियों का नाम है पूरे, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी और प्रभाजी आसवन। आप बताओ मुझे दो ऐसे, अब आपके सामने क्वेश्चन है, दो लिक्विड को आपने क्या करा है, इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान मत दो, मैंने विधि के नाम बोले हैं आपसे, केवल विधि के नाम पे ध्यान दो, इस पे फोकस करो केवल। जो विधि के नाम है आपके पास ये है, आपको बताना है कि कौन सी विधि दो घुलनशील द्रवों को अलग करेगी, दो पेट्रोल और जो है वो है आपस में घोल दिए गए हैं। आपको याद करना है किस विधि में जो है वो दो पृथक्करण करवा को अलग किया था। हाँ जय भैया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में आपने द्रवों को अलग किया था कि ऊर्ध्वपातन में किसका उदाहरण लिया था, याद है आपको, कपूर और नमक का उदाहरण लिया था, क्या वो द्रव थे, नहीं थे, और घुलनशील तो बिल्कुल ही नहीं थे, है ना। तो एक बार फिर से कोई ट्राई करो, किस विधि में अपन ने दो घुलनशील द्रव लिए थे, घुलनशील मतलब कि दोनों घुल गए थे आपस में। कशिश का आंसर आधा सही था। हाँ कशिश याद आ गया, आप बोलो। हाँ गई कशिश, हाँ कशिश। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन था, ये बिल्कुल सही आंसर था। पूजा आप भी देने वाली हो, पूजा आंसर दो, क्या बोलने वाली हो। पूजा बोलो, आवाज आ रही है आपकी। प्रभाजी आसवन भैया। प्रभाजी आसन विधि बिल्कुल सही है। आपको याद होगा प्रभाजी आसवन विधि में अपन ने जो है वो एक रिटार्ट लिया था, ऐसा फ्लास्क लिया था, उसमें जो है वो ऐसी पानी से भरी हुई परखनली लगा दी थी और उसमें एसीटोन और पानी का मिक्सचर डाला था, याद है। पानी और एसीटोन आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पानी प्लस एसीटोन आपस में पूरी तरह से घुल गए थे, और उस विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से जो है वो हमने इन दोनों को अलग अलग करा था। कैसे अलग कर दिया था, एसीटोन जो है वो पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, पानी का 100 होता है, आप पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का कम होता है। एसीटोन जो है वो पहले ही भाप बन जाता है, भाप बन के नीचे यहाँ पर बीकर में जमा हो जाता है। आपको प्रभाजी आसवन विधि का नाम याद रखना, उसने पहले ही आंसर सही दिया था। बहुत अच्छे बेटा। प्रभाजी, आप बस प्रभाजीकरण बोल रही थी तो वो वाष्पीकरण या अपकेंद्रीकरण मिलके जो है वो प्रभाजीकरण हो गया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टोका था कि आप सही नाम नहीं ले रही हो, दो विधियों को मिक्स कर रहे हो। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रभाजी आसवन एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन आंसर है आपका, और यही आपका आंसर भी है ना। वापस आ जाते हैं बुक पर अगला क्वेश्चन के लिए। तो बुक पर आने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। आपसे बोल रहे हैं कि आपको बस विधियों के नाम बताना है, ये वाले मिक्सचर में कौन कौन सी विधि यूज की जाती है ना। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर बता दूं कि आप खुद से बताओगे। चलो पहला बताओ, दही से मक्खन अलग करना है, कौन सी विधि का उपयोग करोगे। विधियां अभी मैंने दिखाई थी आपको, कितनी सारी कौन कौन सी विधियां हैं मैं दिखा चुका हूँ। दही से मक्खन को अलग करना है, हाथ उठाओ किसको मालूम है, दही से मक्खन अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। पूजा, हाँ पूजा आंसर। अप्रेदीकरण भैया। अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करेंगे, बिल्कुल 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 सही बोला, अपकेंद्रीकरण विधि का यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा है, समुद्र से नमक को अलग करना है। आखिरी में एक विधि मैंने जोड़ा था,
समुद्र से नमक को अलग करना है। हाँ लोकेश। क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, बहुत अच्छे। आखिरी में एक मेथड मैंने जोड़ी थी जो पहले बताना भूल गया था, वो थी क्रिस्टलीकरण, जिसका यूज किया जाता है। तो उसका नमक से कपूर, नमक से कपूर अलग कर रहे हैं, तो बताओ कौन सी मेथड? भाई साइन करो फटाक से, कौन सी मेथड का यूज करेंगे नमक से कपूर को अलग करने में? एक वीडियो दिखाया था मैंने, उसमें कीप उल्टी रख दी थी, कीप उल्टी रख दी थी, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक का उदाहरण लिया था। उस विधि का नाम क्या था? गर्म कर रहा था तो अमोनियम क्लोराइड की भाप जो है वो की उल्टी कीप पर जो है वो जमा हो गई थी। कौन सी विधि थी वो? हैंड राइज करो किसी भैया को पता हो। क्रोमेटोग्राफी थी। क्रोमेटोग्राफी में रंग अलग करते हैं जय। नमक से कपूर अलग कर रहे हैं पूजा। हाँ पूजा। ऊर्ध्वपातन विधि भैया। ऊर्ध्वपातन विधि थी बेटा, बहुत अच्छे। ऊर्ध्वपातन विधि में हमने क्या करा था, नमक और कपूर के मिक्सचर को रख दिया था, उसके ऊपर उल्टी कीप रख दी थी, जिसके कारण से क्या हुआ था, जैसे हमने उसको गर्म किया था तो अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर जो था वो भाप बन के कीप की दीवारों पे जमा हो गया था। तो बिल्कुल नमक से कपूर को जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है। आपसे क्रिस्टलीकरण के बारे में पूछ लिया, इसका आंसर जस्ट बगल में लिखा हुआ है इसके बुक में। यहाँ पर देखो, इसका आंसर बीच में है वैसे, लेकिन अपन स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा क्रिस्टलीकरण से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो उसका आंसर ये है, क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से पृथक किया जाता है। मतलब कोई अपने पास सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम शुद्ध ठोस को अलग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का पानी जो है वो सॉल्यूशन है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो विलयन है हमारे पास समुद्र का पानी, उसमें से हम शुद्ध ठोस विलयन यानी कि नमक को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ऐसे कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो सॉल्यूशन है, विलयन के फॉर्म में, उसमें से हम जो है वो कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो क्रिस्टलीकरण से किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है? शुद्ध ठोस को अलग किया जाता है विलयन से, है ना, क्रिस्टल के रूप में अलग कर लिया जाता है। तो इसका आंसर यही है कि हम विलयन से क्या कर रहे थे, शुद्ध ठोस को अलग कर रहे होते। तो इस प्रकार के किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है? ऐसे ठोसों को अलग किया जाता है जो कि विलयन में घुले हुए हैं। वो विलयन मतलब कि लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ अलग फॉर्म भी हो सकता है, वायु में भी विलयन हो सकता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो अभी यहाँ पर सिंपल नमक का उदाहरण याद रखो आप, समुद्र का पानी विलयन है, उसमें से आप ठोस यानी कि नमक को प्राप्त कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है इसमें। इसके बाद अब जो है वो ये वाले क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है। आखिरी वाला क्वेश्चन क्या था? अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। अपने आसपास चीजों को देखें। आप जान चुके हो तत्व और यौगिक ही शुद्ध होते हैं, तो अपने आसपास चीजों को शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में बताना है। तो अपने आसपास देखोगे, अगर कोई कपड़ा आपके पास आसपास मौजूद है तो वो अशुद्ध है हमारे लिए। अगर मोबाइल का कवर है तो वो हमारे लिए अशुद्ध है। अगर स्टील का गिलास रखा हुआ है तो वो अगर यौगिक से बना हुआ है, यौगिक है वो, तो फिर वो जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। जैसे पानी हो गया, पानी हमारे लिए शुद्ध है क्योंकि पानी क्या है, यौगिक है। हमारे आसपास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कौन है, वो भी शुद्ध है। अगर वायु का बोलोगे तो वायु अशुद्ध है उसमें, क्योंकि बहुत सारी गैसेस मिक्सचर है ना। वायु हमारे लिए अशुद्ध है, लेकिन वायु में पर किसी गैस की बात करोगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या आर्गन गैस या ऑक्सीजन गैस, वो हमारे लिए शुद्ध है ना। कोई सी भी गैस है तो वो शुद्ध होंगे क्योंकि एक जैसे पदार्थों के लिए बना हुआ। अजीब सी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध है ना। दो शब्द होते हैं यहाँ पर आपसे, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है। अगर आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध कैसे हो सकती है, वो तो हमारे लिए हानिकारक है ना, मनुष्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वो शुद्ध किस मामले में, क्योंकि उसके सारे कण जो है वो एक समान रूप से बने हुए हैं, वो यौगिक है एक प्रकार का, और यौगिक जो है वो शुद्ध होते हैं। वो हमने आज इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो CO2 जो है वो शुद्ध है, लेकिन हमारे लिए हानिकारक जरूर है वो, हानिकारक जरूर है वो, लेकिन वो पदार्थ के रूप में जो है वो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध रूप से वो यौगिक है जो कि शुद्ध होगा हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से अपने आसपास जितनी चीजें देखोगे वो ज्यादातर जो है वो अशुद्ध फॉर्म में होंगी। शुद्ध केवल कौन होगी? अगर मम्मी सोना पहनी हुई है तो वो शुद्ध है, चांदी पहनी हुई है तो वो शुद्ध है ना। और अगर हमारे पास लोहा है आसपास तो वो शुद्ध है, तांबा है तो वो शुद्ध है। मतलब तत्व और यौगिक यदि हैं
तो वो हमारे लिए शुद्ध है, बाकी चीजें हमारे लिए अशुद्ध हैं पूरी तरह से। और आपके आसपास लगभग 80% चीजें जो है वो अशुद्ध होती हैं, शुद्ध बहुत कम होती हैं। तत्व, नॉर्मल तत्व और यौगिक हमारे आसपास बहुत कम होते हैं। जो नमक खा रहे हैं हम अपन, वो भी यौगिक है, वो भी क्या होगा, शुद्ध ही होगा। तो मैं थोड़ा सा काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको पूछना है, आपको सोचना है बारे में, क्या लकड़ी का गेट शुद्ध है, क्या आपके आसपास अगर पर्दे का कोई कपड़ा है तो वो शुद्ध है कि नहीं, अगर कोई सब्जी खा रहा है तो वो शुद्ध है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ और अपने आसपास जितनी चीज है वो शुद्ध है कि नहीं वो पता करो। अगर नहीं समझ में आता है वो शुद्ध है कि नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो अपन आपको अगली क्लास में बिल्कुल मौका देंगे, आप क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या चीज शुद्ध है क्या चीज नहीं है। उसके बाद अब अभ्यास के क्वेश्चन पर जाते हैं। आपने क्या सीखा ये पढ़ चुके हैं अपन। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे, फिर से आपसे विधियों के नाम पूछ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक है, नमक जल से अलग करना है, बताओ कौन सी विधि का उपयोग करोगे, आपको आंसर पता है, नमक को जल से अलग करना है, कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, क्रिस्टलीकरण ही आंसर होगा, है ना। माइक खुल कैसे गया, मैंने अलाउ कर दिया। माइक आप खोल सकते हो ना अपने हाथ से और बंद भी कर दिया करो वापस। मैं आप माइक जो है वो खोल रहा हूँ आप सभी के, लेकिन आप खुद से आंसर देने के लिए माइक खोल सकते हो, तो खोलने के बाद वापस बंद भी कर दिया करो, ठीक है। हाँ, अगला है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से अलग करने के लिए, दोनों ठोस है, अमोनियम क्लोराइड वही कपूर जैसा मामला, और सोडियम क्लोराइड है कि नमक, है ना, नमक और कपूर को अलग करना है, सोडियम क्लोराइड को अलग करना है। किस विधि का उपयोग करने वाले हैं अपन, आंसर दो। माइक खोल सकते हो आप अपने, टैप टू स्पीक पे जाना, रोटेट करके आप बोल सकते हो। तनु आपकी आवाज आ रही है, बोलो। ऊर्ध्वपातन। बिल्कुल सही है बेटा, ऊर्ध्वपातन। नमक और कपूर का अपन बात कर तो चुके हैं, बिल्कुल यही आंसर है, ऊर्ध्वपातन विधि का। धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना है। अब आपके पास कोई घर में जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल में क्या हो गया, नट बोल्ट गिर गए हैं, बताओ किस विधि से अलग करो, कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी। आपने हो सकता है ये विधि जो है वो पढ़ी ना हो, आप कॉमन सेंस से बताओ किस विधि से भैया अलग करो। हाँ छान के। बिल्कुल, छानने विधि पढ़ी है क्या आपने? भैया कहाँ पड़ी? नहीं पढ़ी ना, लेकिन नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। तेल में अगर नट बोल्ट गिर गए हैं, वो तो घुलने वाले तो है नहीं वो उसमें पूरी तरह से, जब घुलने नहीं वाले तो हमको कुछ तेल से अलग ही तो करना है। कैसे अलग कर सकते हो, छान कर अलग कर सकते, क्यों नहीं कर सकते छान कर अलग, बिल्कुल छान कर अलग करेंगे। हमने पढ़ी नहीं है लेकिन कॉमन सेंस तो है हमें, जनरल नॉलेज की बात तो है ये कि हम उसको छान कर बिल्कुल अलग कर सकते, तो छान कर बिल्कुल अलग किया जा सकता है। दही से मक्खन निकालने के लिए ये तो भूल ही नहीं सकते, कौन सी विधि बताओ? बिल्कुल बिल्कुल सही है, अपकेंद्रीकरण का। अगली विधि का नाम बताओ, जल से तेल अलग करना है, दो अघुलनशील द्रव, अघुलनशील मतलब जो घुले नहीं है, उसको पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं? पृथक्करण की। हाँ, बुक तो नहीं रखा है ना, की। बुक तो नहीं रखा है ना सामने? नहीं भैया, नहीं रखा। नहीं भैया। पक्का नहीं रखा हो तो ये अच्छा है। जल से तेल अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग करते हैं अपन। वो कीप मैंने आपको दिखाई थी, उसका प्रैक्टिकल का वीडियो भी दिखाया था कैसे उसको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद चाय से चाय पत्तियों को पृथक करने के लिए, चाय से चाय पत्तियों को पृथक बिल्कुल छान कर अलग किया जा सकता है ना, बिल्कुल छान कर अलग किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक ही बच्चा बोल रहा है कि जय बोल रहा, जय, अब आप शांत रहोगे और बच्चों को आंसर देने का मौका दो। अगला क्वेश्चन है, बालू से लोहे की पिन को पृथक करना है। रेत में जो है वो लोहे की पिन जो है वो मिल गई है, उनको अपन को अलग करना है, तो कैसे अलग कर सकते हैं? रेत में से पिन अलग करना है, छानन, छान कर अलग कर सकते हैं अपन। छन्नी से अगर रेत को छानेंगे तो रेत रेत जो है वो नीचे आ जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, पिन बचेगा, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना है। गेहूं के दाने जो होते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था इसमें, आपके घर में एक मिक्सचर है गेहूं का, उसका उदाहरण भी लिया था, तो बताया था उसको अलग करने के लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है और कौन कौन से घटक होते हैं। तो भूसे से गेहूं को अलग करना है, भूसा हल्का होता है, गेहूं भारी होते हैं, बताओ मम्मी कैसे अलग करती है? इसका आंसर इंटरेस्टिंग है, भैया भूसे से गेहूं फटक कर। कैसे? हाँ, फटक कर। फटकना एक विधि है जिसके तहत जो है वो बिल्कुल, आपने मम्मी को देखा होगा सूपे में, बहुत उसमें बहुत अच्छी साइंस है, जब सूपे से फटक रहे होते हैं तो हल्की चीजें जो है वो आगे आ जा। बुक पलट रहे हो यार आप लोग,
बुक पलट रहे हो मतलब कि आप आंसर देख देख के दे रहे हो। बेटा आवाज आ रही है मेरे को, आपने अनम्यूट नहीं करा था खुद। देखो सीधी सी बात है, यदि आप बुक पढ़कर आंसर दे रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आप इन 6 बच्चों के सामने तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे, अपने आप को प्रूव कर दोगे, मेरे सामने तो बहुत अच्छे बन जाओगे, लेकिन आप जब देखकर आंसर दे रहे होगे तो आप कुछ सीख नहीं रहे होगे, है ना, कुछ नया नहीं सीख रहे होगे आप। तो आपको मैंने ना बुक खोलने के लिए बोला है ना पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, मैं तो केवल चीजें समझा रहा हूँ। हाँ, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ते हो बुक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आंसर देना हो तो आपको क्वेश्चन आंसर होते क्यों है? अभ्यास लिखा है ना, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। आपने चैप्टर में क्या सीखा? अभ्यास का मतलब तो सिर्फ सीखो, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। आपने चैप्टर में क्या सीखा है उसके आप नॉलेज आपका टेस्ट करना है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपने जो सीखा है उसके बारे में आपका आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हो, खुद के बारे में सोच रहे होते हो हमने सच में सीखा है कुछ चीज के नहीं सीखी इस चैप्टर में। इसलिए देखकर आंसर दोगे तो आप कुछ सीख नहीं रहे होगे। फटकने के द्वारा भूसे से गेहूं के दानों को अलग किया जा सकता है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर पानी में से मिट्टी को अलग करना है तो हम छान कर पृथक कर सकते हैं बहुत आसानी से। पुष्प की पंक्तियों को निचोड़कर उनके विभिन्न रंजकों को, पिगमेंट को अलग करना, तो यहाँ पर आएगी क्रोमेटोग्राफी। आपको मैंने इसका इमेज भी दिखाई है। क्रोमेटोग्राफी में फूल के रंगों को जो है वो हम अलग अलग रंगों में पृथक कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और अजीब सा क्वेश्चन है। उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, उन डेफिनेशन की बात करूंगा मैं। नहीं आ रही। हाँ, तो कुछ अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन है चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करें? बताओ, बुक ने आपको चाय बनाने के लिए बोला है। हाँ, बुक आपको चाय बनाने के लिए बोल रही है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पहला बोल रहे हैं विलयन, फिर उसके बाद विलायक, फिर उसके बाद विलय पदार्थ, फिर उसके बाद घुलना, फिर उसके बाद घुलनशील और अघुलनशील, है ना। इन शब्दों को पहले बात तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए, तब जाके हम जो है इनका यूज कर पाएंगे कि हम चाय बनाने के लिए किन किन चरणों का उपयोग करेंगे और कैसे कैसे। मतलब आप जो बोल रहे हैं आपको चाय तैयार करने की मतलब चाय बनाने की विधि लिखना है। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जो चाय बनाते हैं उसकी विधि, यूट्यूब पे कई रेसिपीज देखी होंगी, तो वो रेसिपी लिखना है आपको चाय बनाने की। बस अंतर क्या है, उस रेसिपी में आपको इन शब्दों का उपयोग करना है। इंटरेस्टिंग होमवर्क है, लेकिन मैं ये होमवर्क आपको करने के लिए दे रहा हूँ। आपको चाय बनाने की रेसिपी लिखना है, चाय कैसे बनाते हो, लेकिन उस चाय बनाने में इन शब्दों का उपयोग करना है। इन शब्दों के बारे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इनका मतलब क्या है ना। तो जो विलयन होता है, वो विलयन आपकी आखिरी में जो आपको चाय मिलती है, मतलब आप छान कर जो आखिरी में मिलती है ना, वो विलयन होता है। सीधी सी बात है, समझ गए? विलयन कहाँ यूज करना है? आखिरी में यूज करना पड़ेगा। जो चाय मिलती है वो विलयन होती है। ठीक। विलायक क्या होगा? विलायक जिसकी ज्यादा मात्रा होती है, यानी कि चाय में विलायक कौन होता है? पानी विलायक होता है ना। तो विलायक जो है वो पानी होगा। उसके बाद विलय क्या है? विलय जो है वो कम मात्रा में जो घोला जाता है, जैसे कि क्या घोला जाता है विलय पदार्थ? उसमें शक्कर घोलते हैं, चाय पत्ती घोलते हैं और दूध घोलते हैं, तो वो सभी चीज क्या है? विलय पदार्थ है। फिर उसके बाद घुलना शब्द का यूज करना है, तो उसमें घुल कौन सी चीज जाती है? घुल शक्कर जाती है, केवल शक्कर जो है वो घुल जाती है पूरी तरह से चाय में। उसके बाद घुलनशील कौन है? घुलनशील मतलब कि जो घुलने की क्षमता रखता है, वो कौन कौन सी है? तो चाय इसमें नहीं आ सकती, शक्कर आ सकता है, और कौन आ सकती है? दूध आ सकता है। दूध घुलनशील है ना। हालांकि पूरी तरह से वो घुल नहीं पाया है तो घुलने शब्द में नहीं यूज करेंगे, लेकिन हाँ, दूध घुलनशील है। उसके बाद अघुलनशील, कौन सी ऐसी चीज है जो अघुलनशील है? तो चाय पत्ती जो होती है वो अघुलनशील होती है, वो अघुलनशील होती है। घुलेय क्या होती है? घुलेय यानी कि फिल्ट्रेट, जिसको फिल्टर के द्वारा अलग कर लिया जाता है। घुल तो रही है वो, लेकिन उसको अलग कर लिया जा रहा है, तो चाय पत्ती ही घुलय होती है। इसके अलावा जो आप अदरक डालते हो, यदि चाय में अगर डालते हो, तो वो भी फिल्ट्रेट होगा, घुलय होगा, वो भी घुल तो जाएगा, लेकिन फिल्टर के माध्यम से उसका बचा हुआ उसका रस जो है वो घुल जाएगा, लेकिन उसको फिल्टर के माध्यम से अलग कर लिया जाएगा। तो घुले यानी कि चाय पत्ती, जो कि जिसको छानकर अलग किया जा सकता है। तथा अवशेष, अवशेष क्या बच जाने वाला है हमको? जो चीज हम एक्स्ट्रा डालेंगे, जैसे कई बार तुलसी डाली जाती है, लौंग डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है, जो दालचीनी होती है वो डालते हैं चाय बनाने में,
और अदरक डालते हैं, लौंग, इलायची डालते हैं, ये सारी चीज जो है वो अगर आप डालते हो चाय बनाने में तो वो अवशेष हो जाएंगे। तो आपको घर पे क्या करना है, चाय बनाने की रेसिपी लिखना है। रेसिपी जानते हो ना, रेसिपी कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने एक मग लिया या हत्ता लिया, आप लिख सकते हो, उसमें विलायक के रूप में पानी डाला, फिर उसके बाद विलय के रूप में चाय पत्ती डाली, और क्या चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, इलायची, ये सारी चीज डाली। फिर उसके बाद तेज आंच पर उसको गर्म किया तो वो उसमें शक्कर जो है वो घुल जाएगी, जबकि चाय पत्ती, अदरक और तुलसी के पत्ते जो है वो जो धुना वो घुलनशील हैं, लेकिन सॉरी घुलनशील कौन कौन है यहाँ पर, दूध और शक्कर घुलनशील है, जबकि अघुलनशील कौन है, चाय पत्ती है, अदरक, जो भी आपने बाकी चीज डाली वो अघुलनशील है। घुले पदार्थ कौन है जिसको अलग किया जा सकता है, जैसे कि चाय पत्ती, तुलसी के पत्र, अदरक, ये सारे घुले हैं जिनको अलग किया जा सकता है फिल्टर से। और आखिरी में जब हम छानकर जो हमें चाय प्राप्त होती है वो एक चाय विलयन के रूप में प्राप्त हो जाती है, ऐसा लिख देंगे। और अवशेष क्या बच जाता है, अदरक, तुलसी, जो आपने एक्स्ट्रा चीज डाली थी, और विशेषकर चाय पत्ती, वो क्या है, अवशेष के रूप में प्राप्त होती है। तो इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है, आपको चाय बनाने की रेसिपी लिखना है, लेकिन इन शब्दों का उपयोग करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ग्रुप पे इमेज से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी जो है वो उसका यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, बुक का यूज कर सकते हो आप अगर करना चाहो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में अपन कल बात करेंगे, एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल बताऊंगा मैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन के उदाहरण से व्याख्या करने को बोला। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड और निलंबन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बस बोलिए। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या क्या होती है, पहली संतृप्त विलयन की डेफिनेशन क्या है। संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। याद है संतृप्त विलयन समझाया था मैंने, बोला था पानी में अगर आप शक्कर घोलोगे तो शक्कर घुलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान खत्म हो जाएगा और शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ यानी शक्कर, विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है ना। तो ये याद रखिएगा आप, संतृप्त विलयन की डेफिनेशन ये हो जाएगी। शुद्ध पदार्थ हमारे लिए कौन होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित सारे कण रासायनिक और भौतिक रूप से समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तत्व और यौगिक, उदाहरण में आप कुछ भी तत्व, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, और यौगिक यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब के नाम लिख सकते हो। कोलाइड किसको बोलते हैं, कोलाइड ऐसे मिश्रण है, ऐसे मिश्रण बोल सकते हो आप। आपने पहली बार दिमाग में रखना कैसे बनते हैं कोलाइड, क्या मिलाया था दूध में जो कोलाइड मिल गया था। कोलाइड बनाने के लिए आपने दूध घुलाया था, पानी में दूध घोला था तो कोलाइड मिल गया था। तो कोलाइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है, और ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। इसे ही हम टिंडर प्रभाव भी कहते हैं। तो कोलाइडी कण जो है वो टिंडर प्रभाव करने के लिए उपयुक्त होते हैं या टिंडर प्रभाव दर्शा रहे होते हैं। अगला है निलंबन। निलंबन कब मिला था अपन को, पानी में, आप सीधे से ऐसा भी लिख सकते हो, पानी में आटा या चौक या पाउडर घोलने पर हमें निलंबन प्राप्त होता है। निलंबन के कण विलयन और कोलाइड से बड़े होते हैं, और यह अस्थायी विलयन होता है, अस्थायी होता है, विलयन नहीं लिखोगे आप, यह अस्थायी होता है। कुछ इसको छन्नी के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो मतलब क्या, जो गुण अपन ने देखे हैं निलंबन के बारे में, वो सारे गुण जो है वो आपको एक डेफिनेशन के रूप में लिख देना है, बस और कुछ नहीं। निलंबन के गुण जानते हो ना, छान कर अलग किया जा सकता है, अस्थायी होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, बस यही चीजें जो है वो आपको डेफिनेशन के रूप में लिख देना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से बात करेंगे अपन बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में।